student, my dear friends, and you are watching English classes by सूरज सर। आज फिर से आपके सामने एक बार बहुत ही अच्छी पोयम लेकर के मैं हाजिर हूँ। क्लास 11 CBSE की एक पोयम है द लैबरनम टॉप। आज उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरी क्लासेस में आपको आज उस पर दूंगा, डिटेल समरी दूंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा और लास्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच बताऊंगा कि इस पोयम में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है और साथ ही इस पोयम की राइमिंग स्कीम पर ही चर्चा करेंगे। तो पूरी क्लास देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्लास को एंड तक देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पोयम द लैबरनम टॉप। पहले इस पोयम की थीम समझते हैं। इस पोयम में जो पोएट है हमारे टेड ह्यूगस, इन्होंने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है एक लैबरनम नाम के ट्री को। लैबरनम ट्री जो कि पूरी तरह से ऑटम की वजह से पीला पड़ गया है, उसकी सारी पत्तियां पीली हो गई हैं, उसके जो सीड्स हैं वो झड़ करके नीचे गिर गए हैं। तो उस ट्री की फीलिंग के बारे में बताया कि उस ट्री के साथ क्या होता है जब उस पर गोल्डफिंच नाम की एक बर्ड आती है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पोएट टेड ह्यूगस ने इसको डिस्क्राइब किया है। तो चलिए चलते हैं, विदाउट एनी डिले, लेट गेट स्टार्टेड। द लैबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो पोएट ने क्या कहा है पहले ही अपनी 3 लाइन्स में कि द लैबरनम टॉप इज साइलेंट। जो लैबरनम ट्री है, जो लैबरनम पेड़ है, उसका जो टॉप है यानी कि वो जो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है वो साइलेंट है, शांत है, चुपचाप है, कोई हलचल, कोई शोरगुल, किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। और ये सिचुएशन कब बनी है? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। सितंबर के मंथ में आफ्टरनून के टाइम पर जब सनलाइट की जो रोशनी है वो येलो कलर की है। ओके, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और देखिए यहाँ पर इसकी कुछ पत्तियां भी पीली पड़ गई हैं। सितंबर का मंथ है, सनलाइट धीरे धीरे बहुत हल्की हल्की है, येलो कलर की सनलाइट है और इसकी पत्तियां भी येलो कलर की हो गई हैं। All its seeds fallen, और इसके सारे बीज गिर गए हैं, झड़ गए हैं। पीली पत्तियां कब पड़ती हैं? जब पेड़ धीरे धीरे अपनी पत्तियों को छोड़ करके नई पत्तियों को लाना शुरू करता है तो कुछ उसकी पुरानी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो वो पीली पत्तियां हो चुकी हैं और जो उसमें बीज लगे हुए थे पेड़ में वो धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। क्लियर है? तभी क्या होता है? Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startment at a branch end। तभी क्या होता है कि गोल्डफिंच नाम की बर्ड, एक गोल्डफिंच नाम की बर्ड आती है विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग चिरप, ट्विच मतलब जानते हैं पंख फड़फड़ाना, चिरप मीन्स चहचहाना। तो चहचहाते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए आती है। तभी क्या होती है? पूरे पेड़ में सडननेस और स्टार्टमेंट हो जाता है, यानी कि अचानक से हलचल शुरू हो जाती है, पूरा पेड़ मूव करने लगता है। एट अ ब्रांच इन, तो जैसे ही वो पेड़ के ब्रांच पर बैठती है, जैसे ही वो पेड़ की शाखा पर बैठती है, पूरे पेड़ में हलचल सी शुरू हो जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस। और जिस तरह से लिजर्ड होती है, पतली दुबली होती है, स्लीक मीन्स पतला होता है, और अलर्ट होती है, एब्रप्ट होती है। तो जिस तरह से लिजर्ड की एक्टिविटी है कि वो हमेशा अलर्ट रहती है और बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है, उसी तरीके से ये जो बर्ड है गोल्डफिंच, ये भी बहुत अलर्ट है, बहुत ही फास्ट है और स्लीक चुपके से पेड़ की ब्रांचेस में जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस उस पेड़ के ब्रांच को बोला गया है जो बहुत ही थिक है, पत्तियों से भरा हुआ है। वो जो बर्ड है वो उसके अंदर जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स। चिटरिंग यहाँ पर वही चिरप है, चहचहाना। मशीन जो है यहाँ पर उस गोल्डफिंच के परिवार को कहा गया है, उसकी फैमिली को कहा गया, उसके बच्चों को कहा गया है कि जैसे ही वो गोल्डफिंच पेड़ के अंदर जाती है, उसके थिकनेस में जाती है, उसके सारे बच्चे शोरगुल करना शुरू कर देते। पूरा ऐसा लगता है कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। ओके, ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमोर ऑफ विंग्स, पंखों का फड़फड़ाना सुनाई देने लगता है। पंखों से जो है पूरे पेड़ में हलचल शुरू हो जाती है। एंड ड्रिलिंग्स, ओके, मूवमेंट शुरू हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थिल्स, और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पेड़ ट्रेम्बल कर रहा है, हिल रहा है, कांप रहा है, और थ्रिल्स, और चौंक रहा है, सरप्राइज हो रहा है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब
गोल्ड फिंच को बोला गया कि वो अपनी फैमिली के लिए एक इंजन की तरह है। जैसे ही इंजन, अगर आपने ट्रेन देखा होगा या ट्रेन में आप बैठे होंगे तो आपको ये जरूर एक्सपीरियंस होगा कि जैसे ही इंजन ट्रेन के बाकी डिब्बों से अटैच होती है, पूरे के पूरे डिब्बे में मूवमेंट आ जाती है और इंजन ही होता है जो बाकी डिब्बों को आगे की तरफ ले जाता है। तो गोल्ड फिंच जैसे ही उस पेड़ की ब्रांचेस के अंदर बैठती है, उसके सारे बच्चे, उसकी सारी फैमिली शोर शुरू कर देते हैं, पंखों का फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। तो जो गोल्ड फिंच है वो अपने बच्चों के लिए इंजन की तरह काम करते हैं। इट इज द इंजन ऑफ फैमिली, ऑफ हर फैमिली। शी स्ट्रोक्स इट फुल। अब वो क्या करती है, स्ट्रोक इट फुल, पूरे के पूरे पेड़ को स्ट्रोक से भर देती है, एनर्जी से भर देती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, उसके बाद वो एक ब्रांच से उठ करके दूसरे ब्रांच पर जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मार्क, और क्या दिखाती है, अपना चेहरा। इसका जो फेस होता है वो ऊपर से काला होता है, बाकी ये ग्रीन होती है। तो अपना चेहरा ये सबको दिखाती है, अपनी पहचान सबको बताती है कि ये वही बर्ड है, ये उन्हीं की फैमिली की बर्ड है जो बाहर गई हुई थी, अब ये अंदर आ चुकी है और सबको अपनी पहचान बताती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देन विथ एरी डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग्स। एरी मीन्स होता है स्ट्रेंज, डेलिकेट आप जानते ही हैं, सॉफ्ट या नाजुक। विसल मीन्स सीटी बजाना, शोर करना, और चिरप पहले का वर्ड है, मतलब चहचहाना, और विस्परिंग का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रेंज सी तरह से, एक विचित्र सी तरह से डेलिकेट विशल करती है, ये हल्की सी ये आवाज देती है, चिरपिंग करती है, और धीरे धीरे शी लॉन्चेस अवे, वो पेड़ से लॉन्च आउट हो जाती है, यानी पेड़ से वो उड़ जाती है। और उसके उड़ते ही देखिए क्या होता है, उसके उड़ते ही, अच्छा कहाँ उड़ती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, कहीं इनफाइनाइट, कहीं नीले आकाश में वो खो जाती है। और उसके उड़ते ही क्या होता है, द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, वापस लैबरनम जैसा था, एम्प्टी वैसा ही हो जाता है, वैसा ही खाली हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक पेड़ है, एक लैबरनम ट्री है, वो पूरी तरह से शांत है, स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन अचानक से जैसे ही उसमें गोल्ड फिंच आती है, गोल्ड फिंच उसके ब्रांचेस में जैसे ही बैठती है, पेड़ के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, पेड़ के अंदर एक जान आ जाती है, और पेड़ के अंदर जो उसके बच्चे बैठे रहते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। और लेकिन जैसे ही एंड में दिखाया पोएट टेरी ह्यूगस ने कि जैसे ही एंड में वो जो चिड़िया है, जो बर्ड है गोल्ड फिंच, वो जैसे ही पेड़ से बाहर निकल जाती है, वो पेड़ अचानक से फिर से शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, चुप हो जाता है। ओके, तो ये इस तरह से ये पोयम आपने मेरे ख्याल से समझ ली होगी। नहीं समझ में आया तो आपको वापस वही काम करना है, वीडियो को रिवाइंड करिए और एक बार फिर से पूरा वीडियो सुनिए। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं। राइम स्कीम जो कि सिमिलर लाइन के साउंड से बनता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि पोयम में किसी भी तरह का साउंड नहीं बन रहा है। पोयम का जो हर एक लाइन का जो एंड है वो किसी भी दूसरे लाइन से मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, जब भी ऐसी लाइन होती है तो यहाँ पर ब्लैंक वर्ड्स होता है, या इसको हम फ्री वर्ड्स भी बोलते हैं। दैट मीन्स अगर एक पोयम की लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो अगर दूसरे या तीसरे या चौथे से मैच न करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्ड्स या ब्लैंक वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी पोयम फ्री वर्ड्स या ब्लैंक वर्ड्स पर बनाई गई है। ओके, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे। उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, तो ये पूरी की पूरी पोयम पूरी तरह से फिगर ऑफ स्पीच से भरी पड़ी है। हर एक लाइन में, हर दूसरी लाइन में, हर तीसरी लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोयम की फर्स्ट से जो सेकंड लाइन है, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, तो सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर सनलाइट, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें फिगर ऑफ स्पीच मैंने बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में हमने फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो सेप्टेम्बर सनलाइट, दोनों ही जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो रिपीट हो रहा है और साउंड सिमिलर है, एस एस, सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर सनलाइट। तो ऐसी कंडीशन में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो सेप्टेम्बर सनलाइट में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ओके, उसके बाद इसकी फोर्थ लाइन हम लोग देखेंगे। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चिरप, चिरप
साउंड को बोला जा रहा है यहाँ पर, और साउंड जब भी सेंटेंस में आता है, लाइन में आता है, वहां पर ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होती है, ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होती है। उसके बाद फिफ्थ लाइन में आपको देखना है असडननेस अस्टार्टमेंट, असडननेस अस्टार्टमेंट। तो जो हमारा वर्ड है यहाँ पर वो रिपीट हुआ है। ऐसी कंडीशन में जब अल्फाबेट रिपीट होते हैं, पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पर एक अपने में एक वर्ड ही है, तो जो ये रिपीट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। फिगर ऑफ स्पीच में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 1, फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2। अगर आप उसको पूरा क्लियर देख लेंगे तो क्लियर हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, स्लीक एज अ लिजर्ड, स्लीक एज अ लिजर्ड बोला जा रहा है, लिजर्ड से कंपैरिजन किया जा रहा है गोल्डफिंच का, और एज वर्ड लगा है तो यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगी। फिर इसी लाइन में आगे लिखा हुआ है एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, एंड ये वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो अभी ऊपर एक वर्ड आया था ऐसा रिपीटेशन वाला। यहाँ पर देखिए एनाफोरा भी हो सकता है, अब क्योंकि ए वॉल साउंड है तो यहाँ पर आप इसको एसोनेंस भी कह सकते हैं और एलिट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट जो सुटेबल होगा वो यहाँ पर एनाफोरा ही होना चाहिए, एनाफोरा ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, पूरी लाइन पढ़ता हूं मैं, शी इंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है गोल्डफिंच की फैमिली से। तो जब भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है वहां पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑफ चिटरिंग, पर फिर चिटरिंग वर्ड आया, चिटरिंग चिरप है, यानी यहाँ पर चिटरिंग वर्ड साउंड सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स, कांप कौन सकता है, शॉक किसको लग सकती है, ऑब्वियस है किसी न किसी ह्यूमन बीइंग को लग सकती है, यानी लिविंग बीइंग को लग सकती है। तो जब नॉन लिविंग का लिविंग में कंपैरिजन किया जाता है या कोई नॉन लिविंग लिविंग के जैसा एक्ट करती है, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो इस लाइन में भी पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। उसके बाद आके देखते हैं, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज द इंजन, किसको इंजन बोला जा रहा है, गोल्डफिंच को बोला जा रहा है। तो एक बार फिर से कंपैरिजन किया जा रहा है और इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देन विथ एरी डेलिकेट विशल चिरपिंग, विशल एक बार फिर से साउंड वाला वर्ड आ गया है, तो जब भी साउंड वाला वर्ड होता है तो वहां पर ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से इस पूरी पोएम में ढेर सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी पोएटिक डिवाइसेस पूछी जा सकती है। फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस दोनों एक ही चीजें हैं, इस बात का ध्यान आप बिल्कुल रखिएगा। तो पूरी पोएम आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा, और एंड में आपसे बस यही कहूंगा कि पोएम को पढ़ते रहिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।